महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर में स्कूल में बच्ची से यौन उत्पीड़न पर आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पूरे बदलापुर को एक तरह से बंद कर दिया। स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया। 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक लोकल सेवा ठप रही। बाद में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर पूरा प्रदर्शन उग्र भी हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। एक तरफ से पुलिस डंडे बरसा रही थी, दूसरी तरफ से लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। बदलापुर का हाल बता रहे हैं विवेक। पुलिस ने फोर्स शुरू कर दिया। देखिए कितने सारी भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। एक साथ पुलिस यहाँ पर पहुंची है और जितने भी लोग हैं उन सबको हटाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए किस तरीके से काफी देर तक यहाँ पर लोगों को रोका गया था। अब इस तरीके से लोगों ने यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया और यहाँ पर फोर्स को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो लोग 6 घंटे से यहाँ पर ट्रैक को रोके हुए थे, अब यहाँ पर पुलिस ने फोर्स को यूज किया है। जिस तरीके से अगर मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर हटाने की कोशिश यहाँ पर जारी थी। पुलिस कई देर से बहुत देर तक इंतजार कर रही थी कि जो लोग हैं वो ट्रैक को खाली कर दें, लेकिन लोग सुन नहीं रहे थे। जिससे देखिए पूरे इलाके में और जो रेलवे स्टेशन के जो पटरियाँ हैं वहाँ पर लोगों को अब यहाँ से हटाया जा रहा है। और किस तरीके देखिए पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पत्थरबाजी वहाँ से देखिए दूसरी तरफ से लोग जो है पत्थर फेंक रहे हैं, वो पत्थरबाजी लगातार कर रहे हैं। और पुलिस भी पूरी फोर्स के साथ आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि जो लोग हैं वो वहाँ से उन्हें हटाया जा सके। काफ़ी देर तक पुलिस सबको बोल रही थी, प्रशासन को समझा रहा था कि लोग ट्रैकों से हट जाएं, दूर रहें, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। उसके बाद फाइनली पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ा और एक साथ लाठीचार्ज कर कुछ ही मिनटों में पूरी पब्लिक को ट्रैक से हटा लिया गया है। और देखिए किस तरीके से जो पब्लिक है उनको घसीटती हुई पूरी नजर आ रही है, क्योंकि फ्रंट पेडिंग दूसरी तरफ भी शुरू हो गया है। वहाँ से पुलिस सबको हटा रही है और एक साथ यहाँ से जो लोग हैं वो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों यहाँ से हटाया जा सके। फाइनली पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ा और लाठीचार्ज करने के बाद यहाँ से पूरे इलाके को अब खाली कर दिया गया है। पूरे पुलिस स्टेशन बदलापुर रेलवे स्टेशन पे आपको सिर्फ और सिर्फ जीआरपी पुलिस और आरपीएफ पुलिस दिखेगी। फाइनली पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और जो लोग ट्रैक पर मौजूद थे उन्हें अब हटा लिया गया है। थाने के बदलापुर से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठोस कार्रवाई करने की बात कही है। नेटवर्क 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुनहगार किसी भी हाल में नहीं छूटेगा। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। अभी मैंने पहले ही पुलिस कमिश्नर को कहा है कि इसके ऊपर हार्ड एक्शन लेना जरूरी है। गुनहगार है उसे कोई भी स्पेयर नहीं करना है। वो फास्ट ट्रैक पर केस लेने को मैंने कहा है। ये स्पेशल पीपी देने अपॉइंट करने की बात मैंने कही है। और जो स्कूल है, जो संस्था है, उन्होंने भी ऐसे कर्मचारी जो डायरेक्ट लड़कियों को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, उनको उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए, पूरी तरह परख कर ऐसे लोगों को काम पर रखना चाहिए। इसलिए संस्था चालकों का भी, ये संस्था का भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह घटना गंभीर और दुखद है। राज्य ने एसआईटी से जांच के आदेश दिए हैं। बदलापुर की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहां पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहां के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा।
कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का केस, इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में अस्पताल ने देरी से एफआईआर दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पताल में डॉक्टर के माता पिता नहीं थे तो एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी अस्पताल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुविधा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। ये टास्क फोर्स देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के उपायों की सुझाव देगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। कोलकाता रेप केस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया था और आज इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ रेप से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। 10 सदस्यों की ये नेशनल टास्क फोर्स एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने के ऊपर काम करेगी कि किस तरह से डॉक्टरों को सुरक्षा दी जा सकती है। ये 3 हफ्ते के अंदर नेशनल टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगाई। कोलकाता पुलिस से पूछा कि आपने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की और क्यों जो आपने जो क्राइम सीन है उसको क्यों नहीं आपने संरक्षित किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई है उससे भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अगले शुक्रवार तक सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के हड़ताल खत्म करके वापस काम पर लौटने की भी अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपकी सुरक्षा हमारा जिम्मा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 23 अगस्त को करेगा। तो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला, और ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें कोलकाता से। यहाँ अभी भी मसाल रैली चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने तरीके से सख्त टिप्पणी की है और कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। साथ ही एक टास्क फोर्स भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टास्क फोर्स बनाए जाने के फैसले का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्वागत किया। डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट की अपील पर अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी है। डॉक्टरों से बात की दीपाली नंदा ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाने का एक बड़ा फैसला लिया है। क्या आप संतुष्ट हैं? क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? इस बात पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी छोटी मांगों को आगे टास्क फोर्स के आगे रखा है और टास्क फोर्स का निर्माण हुआ है ताकि वो हमें ये सारी मांगे पूरी कराए। जिस तरह से अभी भी आप वी वांट सीपीए की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जब से आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है आपकी बड़ी मांग यही रही है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर की बात करें या फिर जुडिशरी के स्तर का, अब तक जितनी प्रोसीडिंग हुई है इसका कुछ मुख्य तौर पर जिक्र नहीं हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, यही एक रीजन है कि अभी तक हम इस स्ट्राइक पर डटे हुए हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। अभी जब तक मामला गर्म है तब तक सबकी मीडिया और सभी लोगों की निगाहें हमारे ऊपर है, तब तक सरकार और सब हमें झूठी सांत्वनाएं देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोगों को तभी विश्वास होगा सरकार के कार्यों पर। सुप्रीम कोर्ट को फुल रिस्पेक्ट है हमारी कि उनकी जो भी बात है कि हम सब लोग मानेंगे। लेकिन हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से ये है कि सर वो जैसे उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, सेफ्टी और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी वो जल्दी से टीम बनाए, ड्राफ्ट तैयार हो और दोनों सदनों में पास हो। बिल्कुल एक बड़ा ये भी रूलिंग में कहा गया है, फैसला ये लिया गया है कि इस पूरे मामले की अब जो मॉनिटरिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। आपको लगता है कि ये भी एक स्वागत योग्य आउटकम है? जी बिल्कुल ये वेलकमिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि इस केस के बाद 9 अगस्त को जो भी हुआ उसके बाद में जो चीजें हुई है, जो एक्शन लिए गए हैं, वो आप देखिए तो कोर्ट की तरफ से है, हमारी जुडिशियरी सिस्टम की तरफ से है। जब बंगाल में था, बंगाल में भी बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था, जो कुछ भी था वो हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपा था। दूसरी बात, आज भी जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और जो भी पॉजिटिव चीजें निकल के आई है वो भी कोर्ट की तरफ से है। हम काफी डिसअपॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट दैट इस क्राइम के मामले में, और सेकेंड द अप्रोच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की तरफ से। तो हमारा एक ये है कि सरकार को भी ये चीज समझनी चाहिए, सरकार को भी संवेदनशीलता दिखा करके ये जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उससे वाकिफ होकर के उसके लिए आगे कुछ करना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पर अभी भी फिलहाल की बात करें तो स्ट्राइक जारी है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। एक बाकायदा मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि ये हड़ताल आगे जारी रहेगी या फिर वापस ली जाएगी। दीपाली नंदा, आरएमएल।
इधर इस रेप और मर्डर केस को लेकर बंगाल में एक्शन तेज हो गया है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई आज 5वें दिन पूछताछ कर रही है। कल संदीप घोष से सीबीआई ने 13 घंटे तक पूछताछ की थी। संदीप घोष पर कोलकाता पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। कोलकाता पुलिस ने आईएएस देवल कुमार घोष की शिकायत पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। दूसरी तरफ ट्रेनी डॉक्टर्स से रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी चल रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात भी की। तो डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला कितना बड़ा है और कोलकाता मर्डर केस में कहां हुई है चूक, आज आवाज अड्डा पर इसी पर बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। मंत्रालयों में लैटरल एंट्री के मामले पर सरकार एक कदम पीछे हट गई है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर लैटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन रद्द करने की सिफारिश की है। इस खबर की डिटेल दे रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा मामला थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, क्योंकि लेटरल एंट्री का ये मोदी सरकार के कार्यकाल में पहला मामला नहीं था। इससे पहले अलग अलग पदों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे सरकार के अलग पदों पर 2 बार कम से कम लेटरल एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये था कि वो छोटे छोटे कम पदों की संख्या कम होती थी। लेकिन यहाँ एक साथ 48 पोस्ट निकालने के बाद यहाँ पर राजनीतिक मामला तूल पकड़ता गया और फिर ये उठा कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं है। ये पूरा मामला जब प्रधानमंत्री के संज्ञान में आया तो प्रधानमंत्री ने इसे माना कि ये दरअसल जो सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसके ये खिलाफ जाएगा, या फिर उसको ये पूरा करता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो लेटरल एंट्री के तहत नीति निर्धारण में सरकार में बड़े पदों पर जो लोग आ रहे हैं उनमें भी समाज के निचले तबकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लिहाजा सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा जताई, यह सिफारिश की कि इस फिलहाल भर्ती का जो विज्ञापन निकला गया है उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। और रद्द करने के इस सिफारिश के बाद डीओपीटी ने ये चिट्ठी भेजी है यूपीएससी को और किसी भी वक्त यूपीएससी से ये विज्ञापन रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही रद्द करने का मतलब ये नहीं है कि लेटरल एंट्री की पूरी संकल्पना को, पूरे कॉन्सेप्ट को रद्द किया गया है। दरअसल लेटरल एंट्री आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उसमें अब तक रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो उस रिजर्वेशन की व्यवस्था को कैसे कायम किया जाए इसके लिए कानूनी रास्ते ढूंढे जाएंगे। क्योंकि लेटरल एंट्री में एक एक पोस्ट निकला था, अगर आप गौर से देखें तो एक एक पोस्ट था और दूसरा एक्सपर्टीज स्पेशलाइज्ड पोस्ट था। तो अभी मौजूदा नियम के मुताबिक स्पेशलाइज्ड पोस्ट कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर एक पोस्ट होता है, तो वहां पे रिजर्वेशन नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि मामला काफी ज्यादा संज्ञान में आ चुका है तो सरकार इस तरीके से न्यायिक कानूनी रास्ते तलाशेगी, जरूरी पड़ने पर कानून में फेरबदल करेगी, फिर लेटरल एंट्री की व्यवस्था आगे चलेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि लेटरल एंट्री हमने ज्यादा व्यवस्थित तरीके से, ज्यादा पारदर्शी तरीके से किया है, जबकि पिछली सरकार में, यूपीए सरकार में मनमाने तरीके से लेटरल एंट्री होती थी और ये लेटरल एंट्री की व्यवस्था प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर ही शुरू की गई थी। लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लेने के फैसले को बीजेपी मोदी सरकार का बड़ा फैसला बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे संविधान और विपक्ष की जीत बता रही है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोगों के खिलाफ, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ ये साजिश आपकी नाक के नीचे रची गई थी, तो इसमें बिल्कुल क्रेडिट ना लीजिए। आपके घटक दल आपसे नाराज थे। मोदी 3.0 में आपको बार बार ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जहां पर सरकार बैकफुट पर जाएगी, और यही लोकतंत्र की, यही संविधान की जीत है।
बाजार में आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 378, निफ्टी 126 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बाजार के बुल रन पर बात करते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा? तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको इंश्योरेंस स्पेस के शेयर दिखाई पड़ेंगे, जहां पे एसबीआई लाइफ जैसे शेयर या एचडीएफसी लाइफ जैसे शेयर जो कि 3.5 से 5.5% चले। बजाज फिनसर्व 3.5% ऊपर रहा। इंडसइंड बैंक आज न्यूज फ्लोज के बीच में 2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयर में भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, ओएनजीसी 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे, अदानी इंटरप्राइजेस करीब 1% के आसपास बिकवाली यहां आते दिखाई पड़ी। मिड कैप के चंड वाले शेयर में पूनावाला फिनकॉप, टोरेंट फार्मा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और यूनियन बैंक कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में से आपको माजगांव डॉक लगातार तीसरा दिन, जबकि बिकवाली में प्रेस्टीज एस्टेट 4% नीचे, मैक्रोटेक डेवलपर 2.5% नीचे और ऑयल इंडिया करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां रही। एफएनडो के टॉप पीएसयू बैंकिंग में अच्छी खरीदारी थी, तो उसमें यूनियन बैंक करीब 4.5% ऊपर ये रहा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया यहां पर बहुत हद तक एक अच्छी खरीदारी बनते दिखाई पड़ी। एफएनडो में बलरामपुर चीनी लीड कर रहा था, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आरबीएल बैंक में खरीदारी थी। और गिरने वाले शेयरों में आज सन टीवी, हिंदुस्तान कॉपर, बिरला सॉफ्ट, ओएनजीसी कुछ ऐसे नाम जो कि एफएनडो में सबसे ज्यादा गिरते हुए दिखाई पड़े। जोमेटो जैसी न्यू एज कंपनियों में अभी तो ग्रोथ की शुरुआत हुई है, ये कहना है एमओएफएसएल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ का। मॉइजिक के 20वें संस्करण के दौरान हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जोमेटो की ग्रोथ में क्विक कॉमर्स का बड़ा रोल है। जोमेटो जैसी थीम में बने रहना अच्छी रणनीति होगी। कॉमर्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है जोमेटो के ग्रोथ में। हमने इस क्वार्टर में भी देखा है, पिछले 3-4 क्वार्टर से देख रहे हैं कि ब्लिंकिट की वजह से जो जोमेटो में एक परफॉर्मेंस में एक भयंकर तेजी आई है। इनफैक्ट हम जब वैल्यूएशंस भी देखते हैं, हमारे जो टारगेट प्राइस है फेयर वैल्यू, उसमें आज 300 रुपये में 171 रुपये का भाव ब्लिंकिट की वजह से है और 129 रुपये का भाव जो है वो कोर बिजनेस फूड डिलीवरी बिजनेस की वजह से है। तो क्विक कॉमर्स डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है इंडिया में पिछले 2 साल में, और यहाँ से भी हमें लगता है कि ग्रोथ पाथ बहुत ही स्ट्रांग रहेगा अगले 3 और 5 सालों में। आज हमारा पहला सेशन जेप्टो का है, वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने और समझने मिलेगा कि क्विक कॉमर्स में अगले कुछ सालों में क्या लैंडस्केप बना रहेगा। बट अगेन ये सेगमेंट ऐसा है कि जहाँ पे प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है। 2 साल पहले आप नहीं अंदाजा लगा सकते थे कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का साइज इंडिया में क्या था और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है एक बार अगर आपने स्टॉक या सेक्टर या सेगमेंट अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है, तो फिर उसमें बार बार उसको रीअसेस करने का ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं है। इसको राइड करना चाहिए, बिकॉज ये सारे बहुत ही इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ साइकिल में अभी है। तो यहाँ से जैसे जैसे इंडिया का डेमोग्राफिक्स है, जैसे जैसे कंजम्पशन हैबिट्स और पैटर्न्स चेंज हो गए, कई सारे ये सेगमेंट्स हैं जो 3-5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, आज रीजनेबली बड़े हो गए और मुझे लगता है यहाँ से और बड़े हो सकते हैं और इनको राइड करना चाहिए। बैंकिंग में डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर चिंता जारी रह सकती है, ऐसा मानना है एमओएफएसएल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ का। उनका कहना है कि बैंकिंग सेक्टर की स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं, पर एनआईएम पर दबाव बना रह सकता है। बैंकिंग में थोड़ा सा डिपॉजिट को लेके कंसर्न रहा है। अभी डिपॉजिट ग्रोथ 10-12% है, क्रेडिट ग्रोथ 14-15% है। तो डेफिनेटली बैंकों को डिपॉजिट मोबिलाइज करने में बहुत एफर्ट करने होंगे। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे फोकस कीजिए, और यस्टरडे हमारे सीईओ ट्रैक में एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने कहा है कि उनका पूरा फोकस डिपॉजिट और क्रेडिट के बीच जो गैप है उसको ब्रिज करने में रहेगा। इसलिए अगले कुछ क्वार्टर में थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो सकता है एचडीएफसी बैंक के लिए, बिकॉज उनका फोकस डिपॉजिट पे रहेगा और वो चाह रहे हैं कि जो उनका लोन टू डिपॉजिट रेशियो है वो जल्दी से कम हो जाए, और इसी वजह से थोड़ा बहुत मार्जिन भी एक कैप होके रहेंगे नियर टर्म के लिए सारे बैंकिंग कंपनीज के लिए। हम पिछले 5-6 क्वार्टर से देख रहे हैं कि एनआईएम्स में प्रेशर बना हुआ है। 4Q FY23 में एनआईएम्स पीक हुए हैं, वहां से वो प्रोग्रेसिवली नीचे नीचे आते रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ
हालांकि बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुआ है। 14-15% पे अभी भी क्रेडिट ग्रोथ है और 15-16% पे प्रॉफिट ग्रोथ भी है। एक चीज जो उभर के सामने आ रही है वो ये है कि क्रेडिट क्वालिटी जो इंडिया का अभी है बैंकिंग सिस्टम का, चाहे प्राइवेट बैंक लीजिए आप, PSU बैंक लीजिए, तो पिछले 3 डेकेड का बेस्ट एसेट क्वालिटी एनवायरनमेंट से हम अभी गुजर रहे हैं। उसमें अगर थोड़ा बहुत बीच में कुछ क्वार्टर्स मार्जिन की वजह से आगे पीछे होते हैं तो मुझे नहीं लगता बैंकिंग स्टोरी को पर से कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, वैल्यूएशन सबसे सस्ते आज बैंकिंग स्पेस में है, बाकी सारे सेक्टर के वैल्यूएशंस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। हमने अभी एक नोट निकाला था जिसमें हमने दर्शाया था कि 3 और 5 साल का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो केवल बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर बचा है जहां पे वैल्यूएशंस अभी भी डिस्काउंट टू लॉन्ग पीरियड एवरेज कर रहे हैं, बाकी सारे सेक्टर्स में वैल्यूएशंस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, बट हाँ, इमीडिएट कोई बड़ा ट्रिगर कैटलिस्ट इसमें नहीं है। लिस्टिंग के बाद से ओला इलेक्ट्रिक में शानदार तेजी रही, हालांकि आज शेयर में दबाव भी देखने को मिला। वैसे ओला इलेक्ट्रिक के आने से ईवी स्पेस दिलचस्प हो गया है। हीरो मोटो को ओला इलेक्ट्रिक से सीधे टक्कर मिलने की बातें उठ रही है। दोनों कंपनियां कहां स्टैंड करती है, सुमित कुछ दिलचस्प आंकड़े बता रहे हैं। तो ईवी स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक और दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटो कॉर्प, इन दोनों का कंपैरिजन और ओला इलेक्ट्रिक स्टार परफॉर्मर के तौर पर निकला है हाल फिलहाल की एक शानदार लिस्टिंग के बाद। और मार्केट कैप करीब 60,000 करोड़ रुपए, ये हालिया गिरावट के बाद अब देखने को मिल रही है। करीब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है हीरो मोटो कॉर्प की। सेल्स के लिहाज से हीरो मोटो कॉर्प ऑब्वियसली बात एक बड़ा प्लेयर है, 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स वहां पर है। और ओला इलेक्ट्रिक करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री यहां से आते हुए दिखाई पड़ती है। सालाना मुनाफा हीरो मोटो कॉर्प का करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास है और ओला इलेक्ट्रिक के जो लास्ट नंबर्स थे उसके हिसाब से रफली 1,600 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा यहां पर देखने को मिल रहा है। 17,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी नकदी इस कंपनी के पास है कैश रिजर्व्स के तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी कैश रिच कंपनियों में सबसे बड़ा नाम अगर आता है तो हीरो मोटो कॉर्प का आता है 2 व्हीलर स्पेस में। 2,900 करोड़ रुपए के आसपास के नेगेटिव कैश फ्लोज यहां पर, नेगेटिव कैश की स्थिति यहां पर है। इसके अलावा कैश फ्लो के लिहाज से 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअल कैश फ्लो जनरेशन हीरो मोटो कॉर्प की तरफ से होता है। ऑपरेटिंग नेगेटिव कैश फ्लो ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से है। तो ये फाइनेंशियल नंबर्स के तौर पे सिचुएशन है। डेट के लिहाज से हीरो मोटो कॉर्प पर भी डेट है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल डेट है। 17,000 करोड़ रुपए कैश के सामने 600 करोड़ रुपए के आसपास का डेट, और सामने डेट की स्थिति ओला पर करीब 5600 करोड़ रुपए के आसपास का है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि ये बड़ा केपेक्स कर रहे हैं तो डेट होना लाजमी भी है, लेकिन साथ साथ जो डेट का नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। मार्केट शेयर जिसको बाजार सबसे ज्यादा रीड कर रहा है, ओला इलेक्ट्रिक एक डोमिनेंट पोजीशन रखता है ईवी मार्केट स्पेस में। 44% का मार्केट शेयर ये कमांड करते हैं। टीवीएस मोटर 17.5% के आसपास का मार्केट शेयर, बजाज ऑटो 13% का मार्केट शेयर, एथर एनर्जी 10% का मार्केट शेयर है। इसमें भी हीरो मोटो कॉर्प की करीब 2.2% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हीरो मोटो कॉर्प करीब 2.68% के हिसाब से इनकी भी मार्केट शेयर यहां पर है ईवी स्पेस में। प्लस ग्रीव्स कॉटन और अदर कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वो 13% के आसपास है। तो यहां पर एक डोमिनेंट पोजीशन ओला की है और हीरो मोटो कॉर्प यहां पर फिलहाल 2.5% या एथर की वजह से 3 से 4% के आसपास का मार्केट शेयर कमांड करते हैं। लेकिन लो बेस के सामने जो ग्रोथ आई है वो बहुत स्ट्रांग आई है। आप पिछले साल के पहली छमाही के नंबर्स को इस साल के पहली छमाही के नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो हीरो मोटो कॉर्प में करीब 550% की ग्रोथ आई है ईवी स्पेस में। ऑब्वियसली बात है कि एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट भी इनको यहां पे मिला है। ग्रीव्स कॉटन जिसका भी मार्केट शेयर छोटा है, यहां पर भी करीब 550% के आसपास की ग्रोथ आई है। वॉर्ड विजार्ड करीब 250% के आसपास की ग्रोथ यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। बजाज ऑटो 192% की ग्रोथ आई और ओला इलेक्ट्रिक में भी करीब 80% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहां पे ग्रोथ प्लस मार्केट शेयर को मार्केट रीड कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक के केस में। और हीरो मोटो कॉर्प क्योंकि आइस इंजन में इतनी ज्यादा ग्रोथ अभी तक देखी नहीं गई है, लेकिन वहां पर अभी बाजार को शायद पसंद नहीं आ रहा वो नंबर, अभी तक इतना फीका साइड पे परफॉर्मेंस है। लेकिन कुछ कंपैरिजन ओला इलेक्ट्रिक और हीरो मोटो कॉर्प का आपके सामने है। और बाजार का फोकस आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर रहा। ओएमसीज पर सिटी और एमके की रिपोर्ट आई है। क्या है इस रिपोर्ट में खास, बता रही हैं सोनल बूथरा। जी बिल्कुल, बीपीसीएल फोकस में आज, बिकॉज आज 2 ब्रोकरेजेस जिन्होंने उन पे काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट लिखा है।
सिटी के बारे में बात करते हैं क्योंकि उनका बाय कॉल है और टारगेट प्राइस है 380 रुपीज़ पर शेयर। वो बोल रहे हैं कि OMCs ने आज तक आउट परफॉर्म किया है इस साल में ब्रॉडर मार्केट्स को। जो भी अंडर परफॉर्मेंस आया है वो इस वजह से आया है कि Q1 में उनके GRMs वीक थे, मार्केटिंग मार्जिन्स ऑन द लोअर साइड थे और इस वजह से हम इन स्टॉक्स में आज तक दबाव देख रहे थे। पर वो सोच रहे हैं कि अब से वो रिवर्स हो जाएगा क्योंकि Q2 में जो हमें संकेत दिख रहे हैं GRMs के और मार्केटिंग मार्जिन्स के भी, वो बेटर हो रहे हैं। इसके लिए वो पॉजिटिव है इन स्टॉक्स पे। स्पेसिफिकली वो BPCL पे काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच इस पे ओपन करना चाह रहे हैं। बाय रेटिंग विद टारगेट प्राइस ऑफ 380 रुपीज़ पर शेयर। एक और नोट है जो MK से आ रहा है, वो भी तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे काफ़ी पॉजिटिव है। वे कह रहे हैं कि $80 पर बैरल का जो ऑयल प्राइस है अभी, उससे वो काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि इसकी वजह से GRMs जो है वो इम्प्रूव ही होते हुए दिखेंगे। मार्केटिंग मार्जिन्स में भी वो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और उन्होंने OMCs को 6.5 टाइम्स EV to EBITDA पे वैल्यू किया है FY26 बेसिस पे। आगे जाके Q3 में बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस है, वो सोच रहे हैं उसके आगे जाके मार्केटिंग मार्जिन सिर्फ इम्प्रूव होंगे क्योंकि प्राइस कट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। उनका बाय जो है वो रीआइटरेट कर रहे हैं BPCL और HPCL पे। IOCL पे उनका ऐड है, पर BPCL के लिए जाके उन्होंने 10% से टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है बिकॉज उनका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हायर है और उनका EV to EBITDA मल्टीपल वो 6 से 6.5 टाइम्स पे कर रहा है। तो ये दोनों ब्रोकरेजेस OMCs पे काफ़ी पॉजिटिव है, पर दोनों BPCL के ऊपर स्पेसिफिकली काफ़ी सैंग्विन है अभी। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के आपसी संबंध, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर बात हुई। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम ने कहा कि भारत और मलेशिया की कंपनियां एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटाइजेशन और फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगी। दोनों देशों को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपने अनुभव और जानकारी का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मलेशिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते की चरणबद्ध तरीके से समीक्षा की बात कही। कैनरा बैंक ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर विद्या ज्योति स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कई शिविर लगाए। कैनरा बैंक के 177 रीजनल ऑफिस, 26 सर्कल ऑफिस और भारत में बैंक की 7,000 से ज़्यादा ब्रांचेज ने शिविर में हिस्सा लिया। कैनरा बैंक के MD एंड CEO के सत्यनारायण राजू ने कहा कि बैंक का लक्ष्य पिछड़े वर्ग की योग्य छात्राओं को सक्षम बनाना है। We have more than 7,400 branches and each branch today they are crediting that scholarship from 5th to 7th, one girl child every year, that is 3,000 rupees per annum, and 8th to 10th, one girl child from SC ST from government schools or the government aided schools, 5,000 per annum. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।